नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में दो बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर वफाकी आईनी अदालत का वो फैसला है जिसमें मुनार रेस्टोरेंट को मस्मार करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था मुनार रेस्टोरेंट को मस्मार करने का, उसे आज आईनी अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। ये फैसला आईनी अदालत के कितने रुकनी बेंच ने दिया है, किन इदारों की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर दिया है और आईनी अदालत को क्यों ये फैसला कलअदम करार देना पड़ा, जिसके नतीजे में मुनाल की इमारत को, रेस्टोरेंट को गिराया गया था। एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से है और ये खबर सुप्रीम कोर्ट से जो कि कल अहम समाअत होने जा रही है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी है। कल जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या फ़ैसला करेगा, इमरान खान से मुतल्लिक है या एक लार्जर एक इशू है जिसको कल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने जा रही है। और जो बेंच है, मोहम्मद अली मदर साहब तो उस बेंच के सरबराह हैं, दीगर कौन से जजेस जो हैं जिन्हें इस बेंच में शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कल की समाअत वाले मामले को लेके मीडिया पर भी कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है कि हुकूमत ने खामोशी के साथ ये इक़दाम किया है, ये एक काम किया है जो कि इमरान खान साहब को आगे चल के जो है मुश्किलात और मसाइल उनके लिए पैदा कर सकता है। तो पहली खबर से नाज़रीन अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जानज़ेब अब्बासी साहब को वेलकम करते हैं। आप थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं, गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैंने बात की है तो जानज़ेब अब्बासी साहब थोड़े से मुस्कुराए हैं, लेकिन वैसे मुस्कुराते बहुत कम हैं। क़य्यूम सिद्दीकी का प्रोग्राम हो तो उसमें ये मुस्कुराते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो सीरियस ही बैठे रहते हैं। जानज़ेब अब्बासी साहब, इसकी क्या वजह है? नहीं, आपके प्रोग्राम में हंसते मुस्कुराते हुए बात करेंगे। आज तो वैसे भी हंसने मुस्कुराने का दिन है। क्यों? जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हाँ, तो उस पर तो बड़ी हंसी है। हंसी वाली क्या बात है? किसकी नज़रसानी की दरख्वास्तें थी? कितने रुकनी बेंच था? बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक केस को डिसाइड कर चुकी, रिव्यू उसका खारिज हो चुका, लेकिन कुछ पेंडिंग रिव्यूज़ बताया गया है कि CDA के और MCI के थे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने उनको टेकअप किया। और फिर वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जिसमें बाय कंसेंट जो मुनाल के मालिक हैं उन्होंने ओपन कोर्ट में कंसेंट दिया था कि ठीक है जी, हम इसको खाली करवा देते हैं। तो उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिव्यू किया। वो रिव्यू तो मुनाल का डिसमिस हुआ था ना, ये तो जो आईनी अदालत में सुना गया ये CDA और MCI का था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद का था, जिस पर ये फैसला आया है। तो ये कितने रुकनी बेंच था ये और प्रोसीडिंग क्या हुई है? जस्टिस हसन अब्दुल रिजवी की सरबराही में 3 मेंबर बेंच है। इसमें जस्टिस तामर फारूक भी थे और जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब। प्रोसीडिंग में कोर्ट ने बुनियादी तौर के ऊपर ये कहा है कि जो मुनाल की मस्मार करने के हवाले से जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम कलअदम करार देते हैं। इन 2 रिव्यूज़ को MCI और CDA को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और साथ ही ये सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ये मामला जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको डिसाइड करना चाहिए और फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए आर्टिकल 10A के तहत, और उसके बाद जो है इस केस को डिसाइड किया। देखिए जानज़ेब अब्बासी साहब, अदालती फैसलों के हवाले से आपकी और मेरी आराज़ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। देखिए, एक फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आया है, उसमें एक एक्सेसरी फैसला था मंसूरी शाह साहब का और 2 मिनॉरिटी जजमेंट थे। और मिनॉरिटी जजमेंट एक मंदुखेल साहब का था जिसपे काजी फाइसा साहब ने दस्तखत किए थे, दस्तखत किए थे ना काजी फाइसा साहब ने। बिल्कुल फैसला वो मंदुखेल साहब का था। और दूसरा फैसला था अमीनुद्दीन खान साहब का, जिसके साथ नईम अख्तर अफगान साहब ने जो है वो एग्री किया था। तो मैं वो काजी साहब ने जो उस फैसले पे सिग्नेचर किए थे ना, मंदुखेल साहब वाले फैसले, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता था और मैंने ओपनली उस वक्त भी कहा था। मैं अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले को कहता था कि ये बिल्कुल जो लॉ पॉइंट इसमें डिसाइड किया गया है, इसमें बिल्कुल होता ना कि नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा रखना, भी आज नहीं चलें कल इस मामले को देख लेंगे, ऐसी कोई बात उसमें नहीं रखी गई थी। अब हम बात तो करते हैं, जो मैं आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अदालतें फैसले देती हैं। वो नस्ला टावर वाला फैसला पिछले हफ्ते हमने रिपोर्ट किया कि 18, 17, 19 के अहकामात थे जो कि सबब बने नस्ला टावर और दीगर जो कराची की रिहायशी इमारतें थे उनको गिराने के। और अब आईनी अदालत का फैसला है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया था। वो केस जो उनके रिकॉर्ड पे नहीं था, एक लियारी की इमारत का केस था, लेकिन उसको एक्सपेंड कर दिया गया पूरे कराची के मास्टर प्लान पर कि तमाम इमारतें गिराई जाएँ।
اور اس میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ ریمیڈی، لیگل جو ریمیڈی ہوتی ہے اس کا رائٹ بھی جو ہے وہ شہریوں سے لے لیا گیا. آج بھی نسلا ٹاور اور دیگر جو رہائشی عمارتیں گرائی گئیں ان کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو. یہاں پر بھی میری رائے یہ تھی کہ جب یہ گرایا گیا منال کا، قاضی صاحب بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے انہوں نے فیصلے دیے، لیکن آپ کسی ان کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی کرنے کی جسارت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ رائٹ قاضی فیصل صاحب دیتے تھے، لیکن تصدیق ہم نے کبھی کسی کی نہیں کی. تو میرا یہ تھا کہ اس کی ری ماڈلنگ ہونی چاہیے تھی، بجائے اس کے اس کو گرایا جاتا. جو نیشنل پارک کا کنسیپٹ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی عمارت نہیں بن سکتی، لیکن وہ جو لکڑی والے ہٹس جو ہوتے ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی عمارتیں جو ہوتی ہیں، اس طرح کا ایک کنسیپٹ کو ری ماڈلنگ کر کے اس انٹرنیشنل جو ایک ویو پوائنٹ بن چکا تھا، پکنک پوائنٹ بن چکا تھا، اس کو زندہ رکھا جا سکتا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جی جی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب سیریز آف ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، جس میں نیشنل پارک ایریا کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو فیصلے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کیس کو دیکھیں تو اس کیس میں بھی یہی ہوا. بنیادی سوال اس میں ایک تو یہ ہے نا جی کہ ایک تو قراردادی کا جھگڑا تھا. سی ڈی اے یہ کہہ رہا تھا جی کہ جو اس کا جو طے ہوا ہے، جو پیسے سالانہ اتنے آئیں گے کہ ہم لیں گے. ایم سی آئی نے کہا جی کہ یہ ہمارے. اچھا بیچ میں ایک فری کورٹ بھی ہے، انہوں نے کہا یہ کسی زمانے میں جو گھوڑوں کی چراگاہ ہوا کرتی تھی فوج، اس لیے جی ہماری 1950 سے پہلے یا اس سے پہلے تو یہ جی یہ حق ملکیت ہمارا ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. لیکن جو ریسٹورنٹ کا قیام ہے کہ جی ایک بہت بڑا ایک ہوٹل بنا دیا جائے، تو اس معاملے کے اوپر تو نہ رولز میں نہ وائلڈ لائف جو کا جو لا ہے اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بائی کنسنٹ آرڈر دیا گیا تھا. یا تو یہ ہوتا نا کہ جو منال کے جو مالک ہیں وہ اوپنلی کورٹ میں کہتے کہ جناب آپ دباؤ میں لا کے مجھ سے کنسنٹ لے رہے ہیں، میں نہیں دیتا کنسنٹ، آپ نے میرے خلاف فیصلہ کرنا ہے تو کر دیں. لیکن انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو گئے. اب یہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے بددلی سے یہ بات کہی یا خوش دلی سے کہی. انہوں نے کورٹ میں یہ کنسنٹ دیا کہ ہاں جی میں اس کو خالی کروا دوں. یہ جو جہاں سے صاحب آپ نے کنسنٹ آرڈر کی بات کی، اور اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ سیریز آف ایسے عدالتوں کے آرڈر موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1) ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی عدالتوں کے سیریز آف آرڈر تھے کہ جو 62(1) جس پہ لگا وہ تاحیات نائل ہو جائے گا، اور کوئی عدالت اس فیصلے کو چینج نہیں کرتی، کوئی کورٹ کوئی بینچ اس فیصلے کے اگینسٹ نہیں جاتا تھا. لیکن الٹیمیٹلی جب سینیٹری پرویل کی بھی، وہ عوامی نمائندے ہیں، جو ایک پروسیجر ہے جو کہ الیکشن ایکٹ میں دے دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے، تو پھر وہ فیصلہ چینج ہو گیا، بلکہ کچھ امینڈمنٹ بھی کی گئی. تو یہاں پر بھی جو یہ قانون ہے نیشنل پارک کے حوالے سے یا جو وائلڈ لائف کے حوالے سے، اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں. چلیں اب ہم بات کر لیں جو ہمارے سپریم کورٹ کی دوسری خبر ہے، جو جسٹس محمد علی مدر صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا ہے. اب یہ بینچ جس ایشو کو ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے، اس ایشو سے پہلے ایک تو کل رپورٹ ہوا جس میں انصار عباسی صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کوششوں میں مصروف ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ کا فیصلہ آج آیا کل آیا، یعنی سماعت تو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اس فیصلے کو تاخیر کا شکار کروایا جائے، حکومت سے رابطہ کیا جائے. اور بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں انہوں نے اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ اپنا گڈ آفس استعمال کریں، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. راجہ ناصر عباس سے رابطہ کیا گیا کہ وہ بھی اپنا گڈ آفس استعمال کریں. اور جو حکومت کے تگڑے منسٹر ہیں جن کے طاقتور لوگوں کے ساتھ جو ہے، بلکہ طاقتور لوگوں کا منسٹر ان کو کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کریں. اور جو عمران خان صاحب کا ہائی کورٹ میں کیس ہے جس میں ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن پاس آن کر رکھی ہے کہ اگر اگلی سماعت میں جو 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی لطیف کھوسہ صاحب کی استدعا کے اوپر، اگر کوئی آرگو نہیں کرتا، کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا، تو پھر ہم نیب کو سن کے اور ریکارڈ کو دیکھ کے اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے. تو وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ آگے بڑھ رہی ہے تو وہ بھی فیصلہ ہفتوں کی مار ہے، اور جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو وہ معاملہ بھی آئینی عدالت میں جائے گا. اور اسی طریقے سے علیمہ خان صاحبہ کا کیس ہے تو وہاں پر بھی چیزیں چل رہی ہیں. آج جو دوسری رپورٹ ہے انصار عباسی صاحب کی، اس میں یہ ہے کہ حکومت نے خاموشی کے ساتھ نیب قانون میں ترمیم کر دی ہے، جس کے مطابق ہائی کورٹ سے نیب کے جو بھی نیب کیس ڈیسائیڈ ہوگا وہ چلا جائے گا وفاقی آئینی عدالت میں. یعنی نیب کے جو کیسز ہیں اگر سپریم کورٹ میں پڑے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے آئینی عدالت میں، ضمانت کے کیسز وہ بھی آئینی عدالت میں، ہائی کورٹ سے آنے والے وہ بھی آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم جو ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے کی گئی ہے. اب کل کے لیے بینچ بنا ہے
जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में, और उसमें मुसरत अली साहबा हैं, जैसे शाहिद बिलाल साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच इस कानूनी सवाल का फैसला करेगा कि नैब कानून में तरमीम के बाद, जब वो तरमीम मार्च 2026 में पार्लियामेंट से करवाई गई, जो उससे पहले अपीलें या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, चाहे नैब की अदालतों के हतमी फैसले हैं, चाहे नैब कोर्ट से मुल्ज़मान की ज़मानतें मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए रजू किया गया है, तो ये अब केसेस सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे पहले वाले, या वो भी आईनी अदालत में जाएंगे, तो उस पर कल ये बेंच बना है। तो आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं जो रिपोर्ट किया जा रहा है? और फिर अंसार अब्बासी साहब का ये भी कहना, आपकी तो बरादरी की, आपकी तो बरादरी के है ना, कि ये खामोशी के साथ तरमीम हुई है, बताएं क्या ये खामोशी के साथ हुई? नहीं, ये तो खैर कोई नया लॉ अगर नहीं है, तो जो ये है कि अपील जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगी। ये तो इस पर हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होता रहा है। और उस वक्त भी जो क्रिटिसिज्म इस लॉ पे हुई थी, जैसे आपने कहा कि ये PTI ये कहती है कि ये हमारे खिलाफ के लॉ बनाया गया है, तो उस वक्त भी यही कुछ सोशल मीडिया पर डिस्कस होता रहा है। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है, खामोशी के साथ तो नहीं हुई। हाँ, ये बात ये तो अंसार अब्बासी साहब ने माजर के साथ हमारे सीनियर हैं और उनका बड़ा रिगार्ड भी है। नहीं, लेकिन अब ये भी हमने देखना है कि कोई लॉ तो नहीं आ गया। वो मार्च 2026 में हुई। अच्छा, वो उसी के हवाला नहीं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात इमरान इसमें ये है कि ये अब इसका इतलाक भी माजी बा मौसर से है या नहीं है। ये सवाल अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट में हमने अगर कुछ केसेस देखे जिसमें माजी से किसी लॉ का इतलाक अमेंडमेंट का कर दिया गया, तो आम तौर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन आप जैसे हमने अपने भी लॉ में आपको मैं जब करते थे, तो उसमें आप अपना जो हमने बताया कि जो नैब लॉ है, जो अमेंडमेंट हुई है PDM 1 में, वो उनका इतलाक तो 1985 से हुआ। तो फिर इस सूरत हाल में अब जो है वो ये मामला किस तरफ जाता है, ये सवाल बड़ा अहम है। और लेकिन मुझे इमरान इस पर ना एक और भी चीज़ नज़र आ रही है, और वो चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि जो इस सड़क के आर पार 2 अदालतें हैं, इन दोनों के दरमियान भी कुछ मसले मसाइल तो हैं। मतलब इख्तियारात का कोई मसला तो है नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन माजी में यही तकरार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी होती थी। जब शौकत उधर सिद्दीकी साहब थे, उधर अतरम मिनल्ला साहब उधर थे, इधर साकिब निसार साहब हुआ करते थे। कोई किसी रोड पे फैसला दिया शौकत सिद्दीकी साहब ने, तो फौरी तौर पर यहाँ से कलदम हो गया था अपारा की रोड का। और फिर एक फैसला दिया अपना अतरम मिनल्ला साहब ने, वो ज़मानत का एमन फील्ड केस में नवाज शरीफ का, मरीम नवाज का, वो ज़मानत के बड़े दर्जनों उन्होंने पेज लिख दिए थे। 1947 से शुरू किया करते थे। अब 1947 से मुझे याद है कि इमरान खान साहब की ज़मानत भी ली थी साइबर केस में। वो सरदार साहब वाला बैंक था, मंसूरी शाह साहब थे और उसमें अतरम मिनल्ला साहब थे। अच्छा, उसमें खान साहब की और शामी मुल्क कुरैशी साहब की ज़मानत हुई। अब उस ज़मानत के केस में फ़ैसला तो लिखा उन्होंने अपने में सरदार साहब ने या मंसूरी शाह साहब ने, वो प्योरली ज़मानत के ऊपर फ़ैसला लिखा गया। लेकिन जो अतरम मिनल्ला साहब ने नोट लिखा, वो उन्होंने ज़मानत पे नहीं लिखा। ज़मानत पे तो 2 लाइनें जाके लिखी, लेकिन नोट में उन्होंने 1947 से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वहाँ से शुरू करके और उस दिन जैसे ज़मानत थी वहाँ तक की पूरी हिस्ट्री लिखी। तो बहरहाल ये केस बड़ा अहम है इमरान कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं उन पर भी इतलाक इसका होना है या नहीं। अच्छा, ये मामला आया कैसे, कहाँ से आया, ये भी तो थोड़ा बताएं यहाँ पे। ये तो मदर साहब इसको डिसाइड करने जा रहे हैं। ये भी जैसे आपने कहा ना कि वो अपना मुनाल वाले केस में वो एक वकील ने कहा था कि ये इस तरह नेचर के केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, तो आप सारे केसेस साथ लगा लें। अच्छा, वो साथ लगने के बाद फिर वो बाकी केसेस जो है वो ईद के बाद तक चले गए, अपने गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक। लेकिन ये MCI और जो CDA वाला केस था, इसको कहा हम इसी दौरान सुन लेंगे। तो ये जो नैब की अपीलों से मुतल्लिक या ज़मानत की दरख्वास्तों से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कल लगा है ना मदर साहब के बेंच में, ये भी ऐसे ही कमरे अदालत में पॉइंट आउट किया गया कि नैब के कानून में ये अमेंडमेंट हो चुकी है। इस अमेंडमेंट के बाद ये डिसाइड होना चाहिए कि तरमीम से पहले जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं या जो दरख्वास्तें आ चुकी हैं या बाद में भी अगर आई हैं इस प्रोसेस के दौरान, तो वो कौन सुनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर आईनी अदालत सुनेगी? तो उस पर जो है वो बाकायदा नोट लिख के ऑर्डर के ज़रिए चीफ साहब से कहा गया कि एक बेंच बनाया जाए। तो फिर ये बेंच बना और फिर ये दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत के सामने कल समाअत के लिए लगी हैं। तो कल की कार्रवाई के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है? देखें, बहुत अहम है और सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है नोटिस होंगे, लेकिन ये इशू डिसाइड नोटिस हो चुके हैं मेरे ख्याल से। नोटिस हो चुके हैं, क्योंकि आपको याद है PTI का भी यही क्लेम है
پی ٹی آئی نے جو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ایک درخواست دی تھی یہاں پہ. ہاں ایک تو وہ کہ بھی مرکزی مقدمہ نہ سنا جائے جی. اور ہماری سسپینشن کی اپلیکیشن سنی جائے. اس کی اپیل انہوں نے ایف سی سی میں نے فائل نہیں کی, وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں فائل یہاں کی. پہ اعتراض آ گیا. تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے, ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے جڑا یہ ہے. بھی میرے خیال میں لنک ہو جائے گا, کلب ہو جائے گا. نہیں اس میں تو چیمبر اپیل میں چلے گئے. ہاں شاید وہ کہیں کہ چیمبر اپیل اوپن کورٹ میں لگا اس کو دیں. بھی ساتھ کلب کرتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے لنک ہو جائے گا. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ